ठीक है। लैंड रिफॉर्म हम लोग पढ़ेंगे, भूमि सुधार। नेक्स्ट टॉपिक यही है सजेशन के हिसाब से, ठीक है ना। ये हालांकि आपको 66 में पूछा गया है सवाल, लेकिन चूंकि अभी 2 एग्जाम और भी है, ऑडिटर है, AA है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर है, पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए थोड़ा सा। अब सवाल को अगर ट्विस्ट करके पूछता है तो फिर लिखा जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, जाननी चाहिए दिक्कत क्या है। देखिए लैंड रिफॉर्म्स जो है यह एक्चुअल में आपका इनका जो ऐतिहासिक पहलू है, ठीक है, ये भूमि से जुड़ा हुआ समस्याओं से संबंधित, या भूमि का मालिकाना हक हो, या भूमि का वितरण हो, ठीक है, या भूमि का रैयत हो, मतलब उसके जो खेती करते हैं, बट्टेदारी करते हैं, है ना, या भूमि के लगान से संबंधित बातें हों, ठीक है ना। तो ऑल टर्म्स आर, है ना, कम इनटू द परव्यू ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। ये सारा चीज लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो भूमि, चूंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 200 वर्षों तक जो है कॉलोनियल उपनिवेश शासन रहा था, और ये शासन का उस समय तो हमारा ट्रेड उतना विकसित था नहीं, इंडस्ट्री था नहीं, तो एकमात्र साधन था एग्रीकल्चर, एकमात्र साधन था कृषि, और कृषि पर ही ज़्यादा फोकस हुआ करता था। तो आप देखेंगे जब भी हमारे जो विदेशी आक्रमणकारी आए या जो लोग आए, और लास्ट में जो हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो सबसे पहले उसने जो है बंगाल में दीवानी का अधिकार हासिल किया था। उसने दीवानी मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बात होता है, तो दीवानी लगान वसूली के अधिकार मिला था, अर्थात आप वहाँ पर शासन कीजिए और बदले में पूरा एक एरिया, बंगाल बिहार का एक एरिया आपको प्रदान कर दिया गया कि आप इसके तहत अपना लगान वसूल करके आप अपना राजकोष का आय चला सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ। तो सबसे पहले जो इसमें लैंड रिफॉर्म्स की बात आई थी, तो जब पहली बार आया भूमि सुधार में, तो 1793 ईस्वी में, ठीक है ना, एक परमानेंट सेटल हुआ था। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त, और ये चालू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। तो जैसे ही बंगाल बिहार की दीवानी मिला, तो उसने जो है सबसे पहले, जब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस वायसराय हुआ करते थे 1793 ईस्वी में, इसने जो है एक परमानेंट सेटल यानी अस्थाई रूप से बंदोबस्त दे दिया गया जमीन के मालिक के बीच में और आप और सरकार राजकोष के बीच में अस्थाई रूप से एक बिल्कुल बना दिया गया कि आपको इतना भाग आपको लगान देना है, और इतना भाग आपको अपने पास रखना है, और इतना भाग रैयत यानी किसान को दिया जाना है। तो ये तीनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और इसने एक जब जमींदारी प्रथा को लाया, जमींदारी प्रथा को इसने लाया। कौन लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। पहली बार जमींदारी प्रथा को इसने इंट्रोड्यूस किया, सेटल किया। और जमींदारी प्रथा में तीन कड़ी हो गए। क्या कड़ी हो गए? सबसे पहले आपका देखिए यहीं पर समझना है थोड़ी सी बढ़िया से। देखिए ये मान लेते हैं अगर ये लैंड है, ये हमारा एक टुकड़ा है लैंड का, इसकी 3 भाग हो गई, ठीक है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। तो कहता है यहाँ पर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यहाँ पर हो गया है ना लैंड लॉर्ड यानी जिसको बोलते हैं जमींदार, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया रैयत, ठीक है, किसान जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट किया, सेटलमेंट यह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब हुआ राजकोष, ठीक है, यानी कि राजा का खजाना, जहाँ भी हमारा टैक्स लगान जाता था तो वो हो गया हमारा, ठीक है। तो इसने कहा कि आप जो है ये 10/11 भाग राजकोष में जमा कीजिए, और 1/11 भाग आप खुद यानी कि जो जमींदार है, जो ये इसको जमींदार कहिए, एक्चुअली में कहिए कि जमीन का मालिक तो यही ना हो गया। तो ये इंटरमीडिएट्स को जन्म दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहा कि सरकार, राजकोष और किसान के बीच में एक व्यक्ति होगा जो बिचौलिया मध्यस्थ होगा, वह इंटरमीडिएट्स होगा, और उसी को हम लोगों ने जमींदार कहा और जमींदारी प्रथा को जन्म दे दिया। अर्थात अब क्या हुआ कि किसान मालिक नहीं होगा जमीन का, जमीन का मालिक होगा जमींदार होगा, है ना। जमीन का मालिक जो है इंटरमीडिएट्स होगा। ये क्या करेगा? किसानों से टैक्स लगान वसूलेगा, उसका 1/11 भाग अपने पास रखेगा और 10/11 भाग राजकोष में जाकर जमा कर देगा, और रेस्ट भाग किसान के पास रहेगा, वह उसके एक प्रथा को इन्होंने जन्म दिया। और यह प्रथा जो है यहीं से शोषण स्टार्ट हो गया।
क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ पर आप जमीन है या किसी चीज़ का लीज है, तो अगर जैसे ही किसी इमीडिएट व्यक्ति को आप अपॉइंट करते हैं, रखते हैं, उसकी मनमाना चलेगा, उसकी मनमाना चलेगा। और यही हुआ, किसान शोषित होने लगे, उनके उपज का पूरा भाग मिल नहीं पाया। लगान के नाम पर यह 1/11 तो लिखता था, लेकिन लेता नहीं था, उससे ज़्यादा, आधा से ज़्यादा ले लेता था वो, और नाम मात्र राजकोष में जाकर जमा करता था। क्योंकि इन दोनों के बीच गैप हो गया, बीच में आ गया, ये राजकोष तक पहुंच नहीं पाएंगे, राजकोष इनके तक पहुंच नहीं पाएगा, ये बीच का आदमी जो है सारा मार्जिन ऑलरेडी यूज कर रहा था। तो ये जमींदारी प्रथा जो है जन्म हुआ, और यहीं से किसानों का शोषण स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। फिर 1820 में जो है एक नई प्रथा आई, ठीक है ना। अब चूंकि ये बहुत दिनों तक चलता रहा, लगभग 90-95 साल तक लगभग ये चला, और चलने के बाद जो है एक दूसरे जब वायसराय आए तब उन्होंने चेंज किया इस व्यवस्था को, और चेंज करके 1820 में जो है यह महालवारी व्यवस्था को, है ना, और प्लस रैयतवारी व्यवस्था को, दो व्यवस्था नई जन्म हुई। तो 1820 में रैयतवारी व्यवस्था लाई गई। इसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया गया। इसको किसने लाया था? सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो थे, उसने लाया था इस व्यवस्था को। खाली नाम याद रखना है, बाकी वहां लिख देना है। देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है ना, जो एक्चुअल में जमीन पर कल्टीवेशन करता है, दैट इज कॉल्ड द रैयत। तो इसने क्या किया, ये जमींदारों को बीच से गौन कर दिया, और राजकोष, ईस्ट इंडिया कंपनी और प्लस रैयत यानी किसान जो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनसे डायरेक्ट जुड़ गया, और कहा कि आप जो है आप लगान वसूल करो और राजकोष तक पहुंचाओ, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाओ, जो भी है उसके वहां तक पहुंचा दो। तो बीच कम्युनिटीज को ये व्यवस्था कुछ हद तक ठीक थी, ये व्यवस्था कुछ हद तक ठीक था। तो किसानों की व्यवस्था जो, अब क्या प्रश्न है कि कौन करेगा इसको, सब किसान तो जाएगा नहीं राजकोष के पास। तो इसने जो गांव का प्रमुख था, जैसे मुखिया भी है, सरपंच है, उस समय गांव में प्रधान हुआ करते थे किसानों के बीच में, और उसका ये व्यवस्था थी कि सभी किसान उनके पास जमा करेंगे और वह प्रतिनिधि के रूप में जाकर राजकोष में जमा कर देगा। यह व्यवस्था में शोषण कुछ कम हुआ, और ये दक्षिण भारत की ओर काफी प्रचलित रहा, और उस एरिया में इसका व्यवस्था किया गया, ठीक है। बहुत शॉर्ट में समझ लेना है, विस्तार तो बहुत ज्यादा है। फिर 1833 में, है ना, महालवारी व्यवस्था को लाया गया। महाल का मतलब गांव होता है, विलेज, ठीक है ना। 20 से ही इंट्रोड्यूस था, भारत में फैला गया था, 20 से इंट्रोड्यूस था, ठीक ना। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक इसको लाया था, जानते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए, इसमें क्या दिया गया, व्यवस्था यही थी, लेकिन इसमें था कि बहुत बड़े बड़े एरिया को एक महाल के रूप में डेवलप कर दिया गया, कि 10 गांव मिला के एक बहुत बड़ा, या कई एकड़ मिलाकर एक महाल बना दिया गया, और उस महाल में एक महाल को बहाल कर दिया गया उस एरिया का, और वह महाल जो है 1833 के बाद जो चला, उसमें वह अपना लगान ईस्ट इंडिया कंपनी को पहुंचा रहा था। यहाँ भी इमीडिएटर की कमी हो गई थी, लेकिन इमीडिएटर रह ही गया। अब कैसे रह गया? क्योंकि जब रैयतवारी व्यवस्था आई, तो जो गांव के प्रमुख थे वह रोल अदा करने लगा, सरकार तक कम लगान देने लगा, और बाकी शेष भाग अपने पास रखने लगा। अब महाल की व्यवस्था चल गई। जब महाल बहाल हुआ, महाल की नियुक्ति की कर दी गई, और वह जो है वह भी वही मनमाना। तो हर तरह से किसानों का शोषण ही होता रहा यहाँ पर, क्योंकि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आप, जैसे आज की परिस्थिति में क्या है, आज कर्मचारी है हमारे यहाँ, सारा लगान हम लोग उनके पास जाकर देते हैं, तो सरकार के राजकोष में चला जाता है। जो राजस्व कर्मचारी क्या है, राजस्व कर्मचारी, राजस्व पदाधिकारी, ये क्या है, हमारे भू लगान का जो लैंड रेंट है उसको हम लोग कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके सरकार के खजाना तक पहुंचाता है, और हम लोग जाकर बजाबता रसीद कटाते हैं उनके पास मालगुजारी का रसीद हम लोग बजाबता कटाते हैं, देते हैं। तो वह व्यवस्था तो थी नहीं हर ब्लॉक में। अभी क्या है, अभी आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वह पंचायत है, गांव है ना, तालुका है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, जिला है ना, उसके बाद जाके कमिश्नरीज है ना, तो प्रमंडल है। तो इस तरह से आपकी व्यवस्था सिस्टम बनी हुई है। उस समय था नहीं वैसा। उस समय ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे,
या अनुमंडल लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे, या डिवीजन लेवल पर या कमिश्नरी लेवल पर नहीं था व्यवस्था। तो अभी देखिए अभी क्या है, अभी सबसे बड़ा आपका लैंड सीलिंग ऑफिसर कौन होते हैं? डीएम साहब होते हैं। डीएम साहब का दूसरा नाम भी है समाहर्ता, देखिएगा लिखा रहता है समाहर्ता। क्या है मतलब? आपके जो भू लगान है उस सबसे बड़ा कलेक्टर है, उसका नाम कलेक्टर भी बोला जाता है। कलेक्टर बनते हैं ना, कहता है कलेक्टर साहब है, मतलब कलेक्ट करना, सारे लगान को जितना भी है उनके नाम से कलेक्शन होता है। और आज भी वो है सबसे, जो भी आपका लैंड प्रॉब्लम होगा तो आप उसके यहाँ अपील करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपका फिर आ गया आपका अनुमंडल लेवल पे एसडीओ साहब, है ना। उसके नीचे आ गया बीडीओ साहब, सीओ साहब, है ना। उसके नीचे आ गया राजस्व कर्मचारी, सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर, तब फिर राजस्व कर्मचारी जो है। इस तरह से सबका सिस्टम बना हुआ है और वह सिस्टम उसमें चल रहा था। आज वह नहीं था वो। तो कहता है कि अगर आज़ादी के पहले अगर भूमि व्यवस्था की हम बात करते हैं या भूमि सुधार की बात करते हैं तो 3 चरण में हम भूमि सुधार को देखते हैं। सबसे पहले 1793 ईस्वी में भूमि से संबंधित, हालांकि सुधार मान के चला जाए इसको, लेकिन इसकी व्यवस्था बनी तो, लेकिन शोषण का भी तो जन्म हो गया ना, तो मान लेते हैं सुधार ही। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त किया गया, जिसमें जमींदारों का उदय हुआ, जमींदारी प्रथा चली और जमींदारी प्रथा के द्वारा, है ना, लैंड वसूल करके लगान लेकर वह 1/11 और 10/11 भाग का शेयरिंग किया गया और रेस्ट भाग किसानों के पास छोड़ा गया। और इससे तो एक सबसे बड़ी हुई कि व्यवस्था तो बनी, सरकार की लगान सुनिश्चित हुई, लेकिन लगान की दर काफी ऊंची रही और रैयत किसानों का शोषण स्टार्ट हो गया, ठीक है। शोषण होने का कारण क्या था? कारण यह था कि चूंकि किसान और सरकार के बीच, यानी कि जो हमारे शासक थे उस समय, जो औपनिवेशिक शासक थे, उनके बीच बहुत बड़ी गैप खाई हो गई और इस खाई का क्या हुआ परिणाम? किसानों की शोषण बड़े पैमाने पे होने लगी। 1820 में सर थॉमस मुनरो वायसराय के द्वारा जो है रैयतवारी व्यवस्था चालू की गई, क्योंकि पूरे भारत में नहीं लगा, कुछ क्षेत्रों में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, ये सब व्यवस्था चली, वहां पूरे भारत में नहीं हुआ। कारण है कि 4 ही प्रदेश था ना, 4 ही आपका था। क्या था? उधर मद्रास प्रेसिडेंसी थी, है ना, मुंबई प्रेसिडेंसी था, इधर बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इस तरह से 4 भाग में पूरे भारत को बांट के शासन प्रशासन चलाया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। तो जिस एरिया में जहां ज्यादा इफेक्टिव हुआ वहां कर पाया लोग हुआ, अब बाकी एरिया में चलता ही रहा। जैसे अब वहां पर है कि बिहार बंगाल की जैसे दीवानी मिला तो यही चलता रहा, आज भी बिहार में भी चलता रहा, इसी तरह के चलता रहा। तो ये रैयतवारी महलवारी व्यवस्था नहीं आ पाई इधर, एक बार चला गया तो चले, क्योंकि सबसे पहले तो बिहार बंगाल का ही दीवानी मिला था अंग्रेजों को। तो यह 1820 में रैयतवारी, 1833 में महलवारी व्यवस्था हुआ। इस तरह से अगर हम भूमि सुधार की बात करते हैं तो अगर आजादी के पहले की बात आई थी, 3 व्यवस्था की बात हम लोग करेंगे, है ना। 1793 ईस्वी, 1820 ईस्वी, है ना, और 1893 ईस्वी, है ना, 33 ईस्वी। इस तरह से हम लोग उसको कार्य करेंगे, देखेंगे, समझ गया ना। अब देखिए बात आती है आजादी के बाद, ठीक है। तो आजादी जब मिली तो आजादी के बाद हमारे पास भूमि में नॉमिनिटीज बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा था कि कम से कम 500 से 1000 एकड़ लैंड होल्डिंग था लोगों के पास। सोच लीजिए, इतनी ज्यादा व्यवस्था थी। किसान तो बिल्कुल जर्जर अवस्था में था, किसान की स्थिति बिल्कुल खराब थी। जो एक्चुअल किसान था वह जो है पट्टे का मजदूर बनकर रह गया था। वह केवल जो है अपना खेती करता था, उसका उतना हक नहीं मिल पाता था। ये स्थिति लगातार रहती, इसलिए सरकार जो है सबसे पहले जब आज़ादी मिली तो सबसे पहले उसने जमींदारी प्रथा उन्मूलन के लिए भूमि सुधार एक्ट को लागू किया। सबसे पहला 1951 में ही इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। और सबसे बड़ी बात हुई कि संविधान की अनुसूची 9 में लैंड रिफॉर्म्स को डाल दिया गया। क्यों डाला गया? क्योंकि इसका जुडिशियल रिव्यू कोई नहीं कर सकता है, समझ गए। तब फिर धीरे धीरे जो है लैंड सीलिंग, लैंड होल्डिंग, है ना, ये सारा चीज व्यवस्था को लागू की गई वहां पर। और कई देश, बंगाल, उड़ीसा, आपका केरल, सबसे पहले जमींदारी जो एवोल्यूशन एक्ट बना, उस एक्ट को पहले उन्होंने लागू किया। बिहार में उसकी विरोध हुई, बिहार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और 1956 में जाकर यहाँ इंप्लीमेंट हुआ। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी का जो है वो लाके 1956 में हुआ यहाँ। क्योंकि देखिए होता क्या रहा था कि लैंडलॉर्ड एक अपने आप में शक्तिशाली प्रबल पावर था वो, और डोमिनेट पावर था समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। सरकार में उसकी भागीदारी थी। अब वो कैसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता? उसमें था कि लैंड
होल्डिंग की बात आई कि ठीक है आप 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर 100 एकड़ से ज़्यादा होता है तो जो लैंडलेस है, जो भूमिहीन है, उनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और आप जो है ये जो इंटरमीडिएटीज है, ये जो जमींदारी है, इसको उन्मूलन कर देना है, इसको नहीं चलने देना, इसको रखना नहीं। तो हुआ क्या कि सारे जमींदार यूनाइट हो गए। यूनाइट होने के बाद वो क्या क्या, क्योंकि उनके पास जो किसान की ज़मीन थी तो वो ट्रांसफ़र तो हुआ नहीं था, जैसे पावर जो है मालिकाना हक का ट्रांसफ़र हुआ नहीं था, बशर्ते उनका दखल था, उनकी पोजीशन थी, उनका होल्डिंग था, उस पर अधिकार था, लेकिन खेती किसान ही करता था। तो कई पीढ़ी से उसके पास आ गया था जमीन कि भाई ठीक है आप 10 किसान है इस गांव का, 10 मिलके एक जमींदार है, उनको आप जमीन दे दीजिए, उनके पास चला गया। वो आपको फिर आपका जो है लगान वसूली का कार्य करेगा, देख रेख करेगा, सारा चीज मेंटेन करेगा। तो क्रॉनिकली धीरे धीरे जो है कालांतर में सारा जमीन का मालिकाना हक इसके पास आ गया। अब जैसे ही जमींदारी प्रथा का जमींदारी उन्मूलन एक्ट लागू हुआ, तब ये लोग क्या किए कि सारे जमीन को अपने सगे रिश्तेदारों के नाम से ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। एक्ट का बेनिफिट उठा लिया कि अगर हमारे पास आया कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आपके पास है तो आपको सरकार ले लेगी और भूमिहीनों को वितरित कर देगी। ये क्या क्या बस अपने 100 एकड़ का ही लिमिटेशन लगा के बाकी 900 एकड़ 9 परिवारों के बीच बांट, अंत में तो होल्डिंग उसी का रह गया ना। तो ये बेनिफिट उन्होंने लिया और ये उठाया, उस तरह से किया। तो क्या हुआ, एक्चुअल में कानून की जो है ये खामियां कही, कानून की खामियां थी कि आप एक लैंड का जो एक्चुअल में जो जमीन का जो ब्यौरा था वो डिजिटल तो था नहीं, पता था नहीं लोगों के पास, और किसानों से वह जमीन का जो कागज है वह लेके अपने पास रख लेता था। तो ऐसी स्थिति में कहां से वो क्लेम, किसान वो भी नहीं क्लेम कर पा रहा था। जब सर्वे की बात आई, सर्वे की जा रही थी, तो उस समय अपने आप को रैयत जो है बता ही नहीं पा रहा था कि मेरा ये जमीन है या ये एरिया है, ये एरिया है। कौन बता रहा था? जमींदार बता रहा। अब वो जिसमें जब नोटेट करा रहा है तो लिखा दिया ये हमारे बहू के नाम पर है, ये हमारे बच्चों के नाम पर, ये हमारी, तो हो गया, डिक्लेरेशन हो गई उसकी। इस तरह से खामियां चली। और आज भी देखिए, आज भी जो जितनी विवाद है बिहार में देखिएगा, खास करके जहानाबाद में जो नरसंहार शुरू हुआ था, गया में नरसंहार शुरू हुआ था, बाधे नरसंहार जो हुई थी, क्या था ये? माओवादी द्वारा, यही था, जमीन की मालिकाना हक का था। वो पूर्वज से उनकी जमीन थी, जमींदारों उसको ऑलरेडी इनक्रॉच किए हुए थे, खेती चल रही थी। अब वो लास्ट में अपना हथियार उठाकर कहा ये मेरा है। तो एक्चुअल में भूमि विवाद था हुआ, जो बड़ी बड़ी नरसंहार हुई थी माओवादी की तरफ से। तो रीजन वही था, एक तो शोषण था, दूसरा था उसका मालिकाना हक से हट जाना, ऑनरशिप नहीं मिल पाना। तो जब अपने अधिकार के प्रति जागृत हुआ तो कहा कि भाई सरकार नहीं दे पाएगी तो खुद हथियार उठाओ और खुद अपना अधिकार। देखिएगा बहुत सारा एकड़ जमीन जो है वो लोग कर लिया था। इधर उत्तर बिहार में आप लाल सेना का नाम सुने होंगे, क्या था? पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा के एरिया में वो जमीन पे जाके लाल झंडा गाड़ देता था, कहता था ये मेरा जमीन, क्योंकि हाँ बंगाल में भी नक्सल का था, हाँ इस तरह से जो है वो करता था। तो एक्चुअल में भूमि विवादी था उसका। वो जब वो लोग अपने देखा कि भाई तो हमारे पूर्वज की जमीन है, हमारा है, फिर आपके नाम से कैसे आएगी? तो जमीन का जो ट्रांसफर होता है दो तरह से होता है। एक होता है ट्रांसफर ऑफ राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल डीड। एक होता है आपको चैरिटी, ये गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन यानी गिफ्ट, जैसे हम आपको गिफ्ट कर दिए या हम आपसे खरीद के परचेज करके आपको ट्रांसफर कर लिए। तो दोनों व्यवस्था में नहीं था वो, लेकिन फिर भी वह मालिक था। तो कैसे कोई भी प्रॉपर्टी जो है जब तक आप ट्रांसफर ऑफ राइट नहीं करते हैं तो कैसे आपके पास चला जाएगा? जैसे हमारा ये मान लेते हैं कलम है, ठीक है, अब हम आपको दे दिए कि आपके लिए, एक पेपर बना, गिफ्ट पेपर बन गया कि हमने आपको दे दिया या आपने हमसे खरीद लिया। दोनों मेथड में नहीं था, इस कारण से काफी असंतोष हुआ, और असंतोष होने के कारण जो कितनी बड़ी समस्या थी। अब तो खैर नॉर्मलाइज हो गया है, नहीं? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल, ये 4 राज्य पूरी तरह से आपको जो नक्सलिज्म से प्रभावित था उसका मूल था जमीन था, मूल जमीन था, जमीन विवाद था उसमें, जमीन विवाद और शोषण करना, और यही कारण से जो चला था उसका। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर है? जो बातें बताए वही लिखना है कि जहाँ तक आज़ादी के पहले पूर्व की बात है भूमि सुधार के लिए, तो हाँ, तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन, अर्थात जो अंग्रेज का शासन था जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहे थे, और बाद में जो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हुआ, तो दोनों की व्यवस्थाओं में हमने देखा गया है कि जब बंगाल और बिहार की दीवानी प्रदान की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना,
1793 ईस्वी में जो है एक जमीन के संबंध में, लगान के संबंध में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत जमींदारी प्रथा का जन्म हुआ और जमीन रैयत और कंपनी के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जमींदारों लाकर खड़ा कर दिया गया और वह मध्यस्थ का काम करते थे और उनके द्वारा है ना जमीन का लगान जो है उपज का, पहले पैसा कम उपज देता था लोग, मतलब 20 बोरी दे दिया, ये दे दिया, नहीं समझे, अनाज ही दे देता था लोग। अब देखिए ना, लगान फिल्म भी तो बना है, इसी पर तो बना है, और भी कई फिल्म बने, कितना शोषण था उसमें। तो कहता है कि वो जो है 10/11 और 1/11 भाग को जो है वह लागू किए, संचालित किए, और जिसमें से किसान जमींदार के लिए 1/11 भाग और ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के राजकोष के लिए 10/11 भाग का बंटवारा किया गया। लेकिन इस व्यवस्था की जन्म तो ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूली के लिए किया गया था, लेकिन यह सामाजिक विद्वेष, सामाजिक है ना आपका विखंडन और सामाजिक शोषण का रूप में परिणत हो गया और अल्टीमेटली किसानों का इसमें शोषण ही हुआ और काफ़ी वर्षों तक मतलब शोषण होता रहा और किसान इसमें त्रस्त हो गए, है ना, बिल्कुल त्रस्त हो गए। उसके बाद जो है फिर रैयतवारी व्यवस्था 1820 में सर थॉमस मुनरो के द्वारा लाई गई। ये कुछ क्षेत्रों में चला, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका वगैरह में इस क्षेत्र को चलाया गया और वहां पर इसकी व्यवस्था पूरे भारत में नहीं संचालित हो पाई, कुछ क्षेत्रों में चला। लेकिन अगर इसकी मैं बात करता हूं तो ये परमानेंट सेटलमेंट से थोड़ी सी बेटर व्यवस्था थी, क्योंकि किसानों तक डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पहुंच हो गई और किसान अपनी स्वेच्छा से लगान जो है वह प्रमुख को या मुखिया को या गांव के प्रधान को दिया और उसके बाद वह चला गया। फिर जो है वर्ष बीतने के बाद 1833 में महालवारी व्यवस्था लाई गई, जो है आपको लॉर्ड है ना विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया, जिसमें कई बड़े बड़े क्षेत्रों को एक महाल के रूप में परिणत कर दिया गया और महाल ही जो है राजकोष और रैयत किसानों के बीच वह मध्यस्थ का काम किया और वह महाल ही जाकर अपने राजकोष में अपने लगान का भाग जमा करते थे। इस तरह यह व्यवस्था आज़ादी के पूर्व चलती रही, चला। लेकिन जैसे ही आज़ादी के पश्चात आए तो फिर हमारे यहाँ एक बहुत कड़े कानून, जमींदारी प्रथा उन्मूलन एक्ट को लागू किया गया और 1951 में पूरे भारत में उसे लागू किया गया। जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में यह कानून लागू नहीं हो पाया था, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था और होने के पश्चात अल्टीमेटली सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और 1856 ईस्वी में यह बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन एक्ट को लागू कर दिया गया। इतनी सेंटेंस फॉर्म में लिख दो, क्लियर है, कुछ तो है नहीं, याद रखना, फैक्ट याद रखना, लिखना, इतना भी तो 1.5 पेज हो जाएगा, इतनी बात हम बताया अभी, आराम से 1.5 पेज हो जाएगा। तो ऐतिहासिक पहलू है यह जमींदारी आपको लैंड रिफॉर्म्स का। उसके बाद अगर पूछता है कि आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा भारत में, हाँ बस सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि भूमि का असमान जो वितरण था उनको है ना सामान्य रूप से वितरित करना। दूसरा, शोषण को समाप्त करना। शोषण समाप्त करने के लिए क्या उद्देश्य में होता, शोषण किसका समाप्त था, कौन शोषण किसको कर रहा था, जमींदार शोषण कर रहा था, रैयत का, किसान का कर रहा था, तो उनको शोषण से मुक्त करना था, ठीक है ना। दूसरा था जो असमान वितरण था लगान का, मतलब साउथ में कुछ और था, यहाँ कुछ और है, नॉर्थ में कुछ और था, मध्य भारत में कुछ और था, तो ये सारे चीज को एक इक्वलाइजेशन करने के लिए लगान का एक रेट हो, क्योंकि जमीन एक है तो रेट एक होना चाहिए, तो मिनिमम भी हो और एक रेट हो। अच्छा, मिनिमम लगान रखने से क्या होगा, सब लोग देगा, और मैक्सिमम लगान रखेगा तो नहीं देगा, लोग झूठ बोलेगा, छुपा लेगा, होगा 10 क्विंटल कहेगा 1 ही क्विंटल हुआ, फिर हमको नहीं हुआ है ना, या हमारा सूखा पड़ गया। तो इसलिए से असमान जो लगान का दर था उसको समानीकरण करने के लिए इसको लाना बहुत ही जरूरी था, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, भूमि सुधार आंदोलन को लाना करना जरूरी था, ठीक है ना। दूसरा था काश्तकारी सुधार, यानी किसानों पर काम करनी थी। किसान बेहाल थे, शोषित थे, मालिकाना हक था नहीं उसको, उनके लिए काम करना था, ताकि देखिएगा बीच में व्यवस्था बनी थी कि जो जिस जमीन पर खेती कर रहा है वही उसका मालिक होगा, सदियों से खेती कर रहा है, मालिक कोई और है, तो उनको जो है उनका उस तरह का हक दिया, डिक्लेरेशन कराया गया कानून के तहत कि आप खेती करते हैं, आपके लिए ये जमीन है, आपको मिला गया। उसके बाद जमीन कई टुकड़ों में बंटा हुआ था, उसके लिए क्या, चकबंदी की व्यवस्था लागू करना, है ना, ताकि बड़ा बड़ा चक बनाकर मतलब बड़े बड़े खेतों को एक फार्म के रूप में कन्वर्ट करके उसमें एग्रीकल्चर कार्य किया जाए, ताकि जो है उत्पादन मात्रा, उत्पादकता बढ़े और किसानों को लाभ हो जाए। उसके बाद लैंड होल्डिंग्स की बात आई कि लैंड होल्डिंग्स को समाप्त करना है। 500-500 एकड़, 1000-1000 एकड़ तक जमीन उसके पास है तो उसको लिमिटेशन करने के लिए ले कि ठीक है आपको 100 एकड़ तक जमीन आपके
आवश्यकता अनुसार, ठीक है। बाकी 900 एकड़ जो है भूमिहीनों पर वितरित कर दी जाएगी। तो ये सारा उद्देश्य आपको वहां पर देना। दूसरा है सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए जैसे ही कोई व्यक्ति किसी चीज का मालिक हो जाता है तो उसके प्रति अटैचमेंट हो जाता है, लगाव हो जाता है। और जैसे आप कहिए कि ये गाय आपका है, ले लीजिए, जाइए इसको दूध, देखिए उसको खूब बढ़िया से सेवा करेगा, उसको चारा देगा, उसका दूध निकालेगा, बेचेगा, तो उसको बड़ा अच्छा से लगता है। तो जैसे ही मालिकाना हक होता है किसी चीज का, तो वह उसमें बहुत मन से खेती भी करता है, रखता है। अब दूसरे की जगह खेत कर रहे हैं आप उसका, तो उसका मन हमको मिलता ही नहीं है, 1 भाग देता है, 9 भाग ले लेता है, छोड़ो हटा जो होता है। तो ये बहुत बड़ा चेंजिंग था ये, इसलिए कहा कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर भी हो सकता है, सारे लोग किसान मिल जाए और एक बड़ा चक बना ले और उसमें खेती करे तो सबको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है, पहला क्या था, पुरानी भूमि व्यवस्था को समाप्त करके मध्यस्थों को खत्म करना, शोषण से मुक्त करना, रैयतों की स्थिति को सुधारना, है ना, लगान के असीमित वितरण, अनियंत्रित वितरण और असमान वितरण को नियमित करना, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, लैंड होल्डिंग को समाप्त करना। क्लियर? ये सब क्या था, ऑब्जेक्टिव था ये। इसीलिए जमींदारी, है ना, उन्मूलन कानून को लाया गया। लैंड रिफॉर्म्स बड़े जोर शोर से फर्स्ट में ही कर दिया गया, इसको एकदम शुरू में फर्स्ट अमेंडमेंट में किया गया इसको पूरा। संविधान आई और पहला अमेंडमेंट में इसको, इस कानून को लाकर परिणत किया गया, ठीक है ना। तो ये सारा चीज था पूरा। अब देखिए इसमें आता है बात, सुधार की बात आती है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें आप क्या क्या सुधार हुआ, तो जो ऑब्जेक्टिव है उससे निकाल लीजिए आप बाहर। सुधार में लिखिए, सुधार में क्या क्या लिखा, लिख रहे हैं ना पॉइंट में, भूमि सुधार उन्मूलन, दूसरा था काश्तकारी सुधार, और तीसरा था कृषि का पुनर्गठन। मध्यस्थों के उन्मूलन क्या था, जमींदारी प्रथा का समाप्ति, ठीक है। काश्तकारी सुधार में क्या बातें आ जाएगी, 3 बातें। किसानों के संबंध में क्या था, भूमि का अधिकार सौंपना, यानी कि मालिकाना हक देना, ठीक है ना। और देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या बताए थे, किसानों का मालिकाना हक है। दूसरा क्या था, लगान का दर निर्धारित करना, लगान का दर निर्धारित करना, ठीक है। भूमिहीन काश्तकारों में जमीन का वितरण करना, ठीक है। ये सब किसानों से जुड़ा हुआ है, ये सब किसानों से जुड़ा हुआ कार्य सुधार में एक बना दिया गया है, इसी में जुड़ा हुआ वह कार्य कर रहा है, चल रहा है आपका। अब देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन में क्या था, इसके लिए सबसे बड़ी कानून बनी जमींदारी प्रथा का। कैसे उसको समाप्त किया गया, सरकार के द्वारा एक एक्ट लाई गई, उस एक्ट में था द एबोलिशन ऑफ द इमीडिएटीज एक्ट। उस एक्ट को लाया गया और उस एक्ट को पूरे भारत में चलाया गया। अब बिहार के बारे में कंटेस्ट में लिख दीजिएगा एक लाइन कि बिहार इकलौता, बिहार और जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य था जहाँ पे जो है एन एबोलिशन ऑफ द इमीडिएटीज जो है एक्ट, जमींदारी प्रथा उन्मूलन नहीं लागू हो पाया था। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और पूछता है इस तरह की बातों में, समझ गया ना, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। भूमि का अधिकार या मालिकाना हक देने के लिए वह पूरे जमीन का सर्वे कराया गया। सर्वे के पश्चात एक होल्डिंग तय कर दी गई कि किसके पास कितना जमीन है, और उस जमीन के तहत जो है एक निश्चित होल्डिंग के बाद उसकी बाकी जमीन वापस लेने की प्रक्रिया चलाई गई। और उस प्रक्रिया के तहत जो भी जमीन आया, नोट्स में आपको दिया गया है कितना जमीन आया था और कितना बटा था, एक डेटा लिखना है। जो भी जमीन उपलब्ध हुआ, उस उपलब्ध जमीन में से जो भूमिहीन किसान थे उनके बीच में वह वितरित कर दिया गया। कृषि पुनर्गठन की बात आती है तो इसमें है वही कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, इसमें लिखिएगा सहकारी कृषि को बढ़ावा देना। हाँ, इसी में सब इसमें आएगा, कृषि के पुनर्गठन में चकबंदी आएगा, हदबंदी आएगा, सब आ जाएगा। इसी में दे दीजिए हदबंदी, यानी इसको बोलते हैं होल्डिंग, लैंड होल्डिंग। इसमें आ जाएगा चकबंदी यानी सीलिंग। और आप लोग को याद होगा विनोबा भावे एक आंदोलन चलाए थे, भूदान आंदोलन, समझे ना। हाँ, तो वह एक्चुअल में इसी का एक पार्ट था। अर्थात उसमें था कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है या बेकार पड़ा हुआ ज़मीन है ना, तो वैसे ज़मीन को जो है आप दान में दे दीजिए हमको, और हम जो गरीब हैं, जो लैंडलेस है, जो बिल्कुल एकदम भूमिहीन है, खेतिहर मजदूर हैं, उनके बीच में हम जमीन का वितरण कर देंगे। तो इसी में पार्ट आ जाएगा जमीन का, है ना, वितरण, पुनर्वितरण। हालांकि सफल नहीं हुआ था, वो सफल नहीं हो पाया था ज़्यादा, विनोबा भावे का आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं हो पाया था। हाँ, अंतर देखिए, हद का मतलब होता है सीमा, सीमा। तो जैसे आप जमींदार हैं, आपकी सीमा तय कर दी गई कि आप 100 एकड़ से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, 800 है, 900 है, 500 है, 700 है, तो अब आपको सरकार को देना पड़ेगा।
एक हाथ से मतलब कितना रखिएगा आप? आपको कितनी जरूरत है? 500 एकड़ एक आदमी है, एकलौता है, आपका एक लड़का, आप खुद है, 500 एकड़ जमीन क्या कीजिएगा? अरे जमीन तो सरकार का है, सबका है। तो जो किसान है, जो लैंडलॉर्ड है, जो लैंडलेस है, जिनके पास भूमि ही नहीं, जमीन ही नहीं है, आखिर वो खेती कैसे करे? गांव में क्या है? गांव में जीविकोपार्जन का एक साधन एग्रीकल्चर है, और एक जमींदार है, पूरे गांव का मालिक बना हुआ है, अब बाकी सब उसके जी किया जा रहा है उसको। तो ये क्यों है? ये क्या है? असमान वितरण है, आय का असमान वितरण है। इसको तो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए ना, सबको इक्वल है, आपका भी राइट इक्वल, उनका भी राइट इक्वल है। अरे विरासत में अंग्रेज का दिया हुआ देन था कि आपको 500 एकड़ जमीन हो गया, 1000 एकड़ जमीन हो गया, आप क्योंकि आपके पूर्वज जो है उसमें जमींदार बन गए थे, तथाकथित जमींदार हो गया, विरासत में आपको आते गए। दूसरा चीज है कि आपने शोषण करके लिया लोगों को, जितनी बेनामी संपत्ति थी अपने नाम से आप कर लिए, चूंकि आप दबंग थे, आपका प्रबलता थी, लोग आपके अधिकार के अंतर्गत थे, और लोग अशिक्षित होने के कारण अधिकार नहीं जान पा रहा था, इस कारण से आप लेते चले गए। यही सब चीज तो है, इसी कारण से जो है सीलिंग का मतलब होता है आपको चकबंदी, मतलब चक का मतलब बड़ा चक में बना देना। जैसे मान लो छोटा छोटा टुकड़ा है, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, अब सबको मिला के हम 50 एकड़ का एक चक बना दिए, बड़ा एरिया पूरा। अब उसमें खेती की जाएगी तो खेती आसान हो जाएगा वहाँ। उससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपका जमीन 5 जगह है, ठीक है, और 5 एक टुकड़ा यहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, एक टुकड़ा वहाँ, तो अगर आपको एक ही पास सारा टुकड़ा को मिला के जितना आपकी जमीन है 5 कट्ठा या 5 एकड़ है, एक जगह 5 एकड़ आपको दे दिए, और दूसरे व्यक्ति है उनका अगर वहां पर बिखरा हुआ है तो वहां उसको दे दिए। तो इस तरह एक बड़ा आपको एक चक बना दिया गया, दैट इज द लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के द्वारा आपको जो है, आपको क्या, आपको भी आसान हुआ, निगरानी करना आसान हुआ, खेती करना आसान हुआ, आप मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, उसमें ट्रैक्टर है, ये है, मशीन है, चला सकते हैं आप। छोटा छोटा टुकड़ा में आप क्या कर पाएंगे? तो ये सारा चीज को करने के लिए ही लैंड सीलिंग को चलाएंगे। बहुत बड़ा इफेक्टिव है इसका लैंड से, अभी भी तो चल ही रहा है, अपने यहाँ तो चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत एरिया में अभी भी बाकी ये चल ही रहा है, और ये इफेक्टिव भी है। सरकार अगर इस पर बढ़िया से कारगर कदम करे तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा तक इसमें कर सकता है। तो ये सारी व्यवस्था स्ट्रक्चर आपका इतना ही नोट्स में इसमें लिखना है।